हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक हॉरर वीडियो आपको सही समय पर मिल जाए। इंसान के जीवन में अगर कोई सच्चाई होती है तो वो है मृत्यु। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करके उसे पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है ताकि उस आत्मा को मोक्ष मिल सके और वो आत्मा इस दुनिया में भटकती ना रहे। लेकिन फिर भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पंच तत्वों में विलीन होने के बाद भी मुक्त नहीं होती। इस दुनिया में सबकी मृत्यु का एक निर्धारित समय है। मृत्यु के बाद वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जिसकी मृत्यु ईश्वर द्वारा निर्धारित की गई समयावधि में हो। परंतु यदि कोई सांसारिक दुखों से पीड़ित व्यक्ति उस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व ही इस संसार को छोड़कर अपनी स्वेच्छा से चला जाए या किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो वो सहज ही मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि उसकी आत्मा जन्मों जन्मांतर तक इसी लोक में भटकती रहती है। टीना अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए बैंगलोर में शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो वहां रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में थी। यार 3 दिन से ढूंढ रही हूँ लेकिन रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही। यार अगर मेरी रूममेट ढंग की होती ना तो तुझे इस तरह परेशान ही नहीं होना पड़ता। मैं तुझे अपने साथ रख लेती, पर कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करती हूँ। उसका जरूर किसी डीलर से कोई ना कोई कांटेक्ट होगा। 3-4 दिन और बीत गए लेकिन टीना को रहने के लिए उसके बजट में कोई रूम नहीं मिला। तभी वृंदा के पास उसके फ्रेंड साहिल का कॉल आया। हेलो, कोई जगह मिली क्या तुझे? हाँ मिली तो है, लेकिन यार वो मोक्ष द्वार के पास है। एक बार अपनी दोस्त से पूछ ले, अगर वो रहने में कंफर्टेबल है तो मैं आगे बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। वृंदा ने टीना को बताया कि साहिल को उसके लिए एक घर तो मिला है, लेकिन परेशानी ये है कि वो मोक्ष द्वार के पास है। मोक्ष द्वार? ये क्या है? अरे मोक्ष द्वार मतलब शमशान घाट जहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। क्या यार, ये कैसी जगह घर दिलवा रही है तू मुझे? तुझे तो पता है मुझे पहले इन सब चीजों से कितना डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है यार, लेकिन क्या करे, इस बजट में कहीं और घर मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन डिसीजन तेरा है, अगर तुझे ठीक लगे तो ही हाँ बोलना। ठीक का तो पता नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो मैं तेरे साथ भी नहीं रह सकती, वरना तेरी वो रूममेट तुझे भी वहाँ नहीं रहने देगी। जो भी है डन कर दे। टीना के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि इतने दिनों तक अपने बजट में घर ढूंढने के बाद भी उसे घर नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने सोच विचार कर इस डील को फाइनल कर दिया और अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। शिफ्टिंग में उसकी मदद करवाने के लिए वृंदा और साहिल भी उसके साथ गए थे। यहाँ मेरे साथ और कौन रहने वाला है? अब कोई नहीं, तुम अकेली ही हो। क्या? और नीचे वाले फ्लोर पर? अब नीचे भी कोई नहीं है, ये पूरा घर तुम्हारा है। तुम्हारे साथ किसी की शेयरिंग नहीं है, तो तुम आराम से रह सकती हो। क्या? मेरे साथ यहाँ और कोई नहीं है? तो मुझे ये घर इतने सस्ते में कैसे मिल गया? एक रूम के प्राइस में 2 फ्लोर का इतना बड़ा घर। अरे लोग अंधविश्वासी है, इसलिए इस मोक्ष द्वार की वजह से कोई यहाँ नहीं रहता। तुमने हाँ की तो लैंडलॉर्ड ने कम पैसों में हाँ कर दी ताकि कोई तो यहाँ रहे, बस और कुछ नहीं। अच्छा मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। हाँ। साहिल वहां से चला गया और वृंदा भी टीना की शिफ्टिंग में मदद कराने के बाद वहां से जाने लगी। यार पहली बार इतने बड़े घर में ऐसे अकेली हूँ, डर लग रहा है। आज रात तू यहीं पर रुक जा प्लीज। सॉरी यार, लेकिन आज मैंने वंश के साथ मूवी नाइट प्लान की है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से उसके फ्लैट जाना है। आई होप तू समझेगी, और डर मत, कुछ नहीं है। ओके, टेक केयर। वृंदा टीना के सर पर अपना हाथ सहलाकर वहां से चली गई। घर में टीना की पहली रात थी और घर मोक्ष द्वार के पास था, तो ना चाहते हुए भी बार बार उसके मन में डरावने ख्याल आ रहे थे। तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो मूवी देखने लगी, लेकिन मूवी देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। टीवी ऑन था, वो हल्की नींद में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी उसे लगा मानो अभी अभी किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया हो, तो उस आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो अचानक से थोड़ी सहम गई। तभी उसने देखा कि टीवी ऑन है। लगता है आवाज टीवी से आ रही थी। मूवी देखते देखते कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। टीवी ऑफ कर देती हूँ। टीना ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया
और सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई। उसे अपनी आंखें बंद किए कुछ ही देर बीती थी कि तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी, जैसे तो उसकी खिड़की को किसी ने खटखटाया हो। टीना आधी नींद में थी तो उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी उसे फिर से खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कोई तो है बाहर, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। तभी एक बार फिर खिड़की पर वही आवाज हुई। टीना ने हिम्मत की और खिड़की के पास गई। उसने पर्दा हटाया तो किसी ने उसकी खिड़की को बहुत जोर से नॉक किया। उसने ध्यान से देखा तो खिड़की पर उसे एक बड़ी ही भयानक परछाई दिखाई दी। तभी अचानक वो परछाई वहां से भागती हुई बालकनी की दूसरी तरफ चली गई। तभी टीना को बालकनी की दूसरी तरफ वाली खिड़की से वही ठक ठक की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा मानो कोई बड़ी ही दबी सी हंसी हंस रहा हो। टीना थोड़ी घबरा गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दूसरी तरफ जाकर पर्दा हटाकर देखे कि वहां कौन है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अंदर रूम में ही रहूंगी। हे माता रानी, मेरी रक्षा करना। मेरा रूम लॉक तो है ना? चेक करती हूँ। नहीं, पहले फोन में दुर्गा चालीसा लगाती हूँ। टीना ने अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और फोन को फुल वॉल्यूम पर कर दिया। उसने रूम के गेट को चेक किया तो दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके सब खिड़कियों को भी चेक किया तो वो भी बंद थी और अब खिड़की से उसे बालकनी में कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। तो वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और दुर्गा चालीसा सुनते हुए सो गई। जैसे तैसे उस घर में उसकी एक रात बीत गई। घर में उसके अगले दिन कुछ शांति से बीते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से खिड़की पर वो दस्तक होनी शुरू हो गई। यहाँ पर पहली रात को भी मेरे साथ यही हो रहा था, आज फिर से। ऐसे तो मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊंगी। तभी टीना को अपनी बालकनी से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा कि कोई औरत अपनी पायलों की छन छन करती हुई उसकी बालकनी में चल रही हो। कुछ तो अजीब है यहाँ, कुछ तो अजीब है यहाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे धीरे करके बालकनी से आ रही किसी औरत के हंसने और पायलों की छन छन की आवाज बढ़ने लगी। टीना ने आज फिर से अपने फोन में दुर्गा चालीसा लगाई और उठकर खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने देखा तो बाहर कोई नहीं था, इसलिए उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ झांका तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। वो निश्चिंत होकर खिड़की बंद कर ही रही थी कि तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और फोन में चल रही दुर्गा चालीसा भी बंद हो गई। रक्षा करो, हे मां दुर्गा रक्षा करो, रक्षा करो। टीना के इतना कहते ही उस हाथ की पकड़ उससे छूट गई और टीना ने देर ना करते हुए जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर लिया और हाँफती हुई आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने होश में नहीं थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। अब मैं और एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे मास्टर छोड़कर वापस घर जाना पड़े, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। टीना इस हद तक डर चुकी थी कि उसने अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही ये बात वृंदा को बताई तो वृंदा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। तुझे हंसी आ रही है? जानती भी है कल रात क्या हालत हुई थी मेरी। मरते मरते बचाया माता रानी ने मुझे। अरे यार, वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही है तू। इस डिग्री पर तेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए बेवकूफी मत कर। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो फ्यूचर कहाँ से रहेगा? मुझे नहीं रहना वहाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि कल रात तूने कोई बुरा सपना देखा हो। वो कोई सपना नहीं था यार, तुझे क्या लगता है? मुझे क्या सपने और हकीकत के बीच का फर्क नहीं पता?
ओहो, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन लगता है डर तेरे दिमाग में बैठ गया। एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करके घर में हवन करा लेते हैं, तो तेरे मन में जो भी डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसका भी हमारे पंडित जी इलाज कर देंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले, तो उस पर ध्यान दे। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक घर में हवन नहीं हो जाता मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाना। वैसे भी मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है। आज रात टीना वृंदा के पास रुक गई। वृंदा ने पंडित जी से बात की तो अगले दिन पंडित जी उसके घर में हवन के लिए आए। वृंदा भी हवन के लिए टीना के साथ ही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से घर में हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। हवन का धुआं घर के कोने कोने में फैल गया और पंडित जी ने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पास में मोक्ष द्वार है, तो कभी कभार आत्माएं भटकती हुई तुम्हें दिख सकती हैं, लेकिन उनके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो बस 2 लोगों के बीच फंस कर रह गई है। वो खुद परेशान है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे घर को शुद्ध कर दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, मतलब कि अपनी बालकनी में या छत पर मत जाना। ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ बेटा, मैंने बाहर गैलरी में रेलिंग पर एक रक्षा सूत्र बांधा है, तो उसका ध्यान रखना, वो खुलने ना पाए। जी पंडित जी। टीना ने पंडित जी को उनकी दक्षिणा दी और पंडित जी टीना के सर पर हाथ रखकर वहां से चले गए। घर में जब से टीना ने हवन कराया था तब से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। अब उसे ना तो खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी और ना ही उसे वहां पर किसी की आवाज या परछाई महसूस होती थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये भूल रही थी कि मोक्ष द्वार अभी भी वहीं पर है और अभी भी रात को वहां इसी तरह आत्माएं भटकती हैं। कुछ दिन बाद यार, न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोगों ने कोई पार्टी भी प्लान नहीं की। यार मेरी रूममेट तो तुझे पता ही है कैसी है, वो तो फ्लैट पर पार्टी करने नहीं देगी। और मेरा लैंडलॉर्ड भी ऐसा है कि उसे जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे फ्लैट पर पार्टी करने का आइडिया तो भूल ही जाओ। हाँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऑलरेडी लड़कों ने अपनी पार्टी प्लान की हुई है और मैं तुम लड़कियों को वहाँ पर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और तुम दोनों? मेरे पास भी जगह नहीं है। सेम हियर यार, लेकिन तुम तो अकेली रहती हो ना टीना, तुम्हारे घर में तो हम लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम लोग बोलो कि तुम्हारा घर मोक्ष द्वार के पास है तो हम लोग नहीं आएंगे, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ तुम लोग। तो फिर डन करते हैं, टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। हाँ, सब लोगों ने टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करने का प्लान किया। 2 दिन बाद 21 दिसंबर था। टीना जिस घर में रहती थी उस घर का पेंट अब उतरने लगा था, तो लैंडलॉर्ड कुछ लोगों के साथ घर पर आया। टीना, 2 दिन बाद न्यू ईयर है तो मैंने सोचा घर को बाहर से थोड़ा पेंट करवा देता हूँ। अभी तुम कॉलेज जाओगी तो ये लोग पेंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके। टीना कॉलेज चली गई और उन लोगों ने बाहर बांबू बांधकर पेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लोग घर की रेलिंग पर पेंट कर रहे थे तो बांबू की कील उस रक्षा सूत्र में अटक गई और जब उन लोगों ने बांबू को हटाया तो वो रक्षा सूत्र खोलकर नीचे गिर गया, जिस बात का अंदेशा टीना को बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की रात। लगभग 10 बज रहे थे। टीना घर पर अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रही थी और किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है सब लोग आ गए। टीना नीचे जा ही रही थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे आ रही हूँ। टीना ने जल्दी से गेट खोला तो सामने कोई नहीं था, तो वो थोड़ी डर गई। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक वही रात आ गई। वो सहमी सी वहीं खड़ी थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। डर के मारे टीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। 2-3 बार डोरबेल बजी, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज आई। अरे तुम क्या कर रही हो यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पूरी रात हमें बाहर खड़े रखने का इरादा है क्या? वृंदा की आवाज सुनकर टीना की जान में जान आई। उसने झट से दरवाजा खोल दिया।
उसके दोस्त अंदर आए और टीना उन्हें ऊपर लेकर चली गई। वैसे तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम इतनी देर से डोरबेल बजा रहे थे। अब कुछ नहीं, वो मैं वॉशरूम में थी तो आने में टाइम लग गया। मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। टीना किचन में उन लोगों के लिए कॉफी लेने गई, तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? अरे हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था तो वही आया होगा। टीना ने अपने दोस्तों को कॉफी दी और नीचे दरवाजा खोलने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके चारों दोस्त दरवाजे के बाहर उसके सामने खड़े थे। तो अभी अभी टीना जिन दोस्तों के साथ ऊपर गई वो कौन थे, यह सोचकर टीना की रूह कांप गई। भरी ठंड के मौसम में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? तुम तो हमें ऐसे देख रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। क्या? अरे क्या 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 कर रही हो? अब हमें अंदर भी आने दोगी या पूरी रात बाहर ही खड़े रखोगी? पहले ही इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा तो तरस खाओ हम पर। हाँ, अंदर आ जाओ। टीना इतनी डर चुकी थी कि अपने दोस्तों को ऊपर ले जाते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो मेरे दोस्त हैं तो ये कौन है? अरे तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रही हो? थोड़ी जल्दी चलो यार। हाँ। टीना अपने दोस्तों के साथ ऊपर आई तो उसने देखा कि ऊपर कोई नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों को जो वो कॉफी देकर गई थी उसके कप वहीं पर रखे थे। अरे टीना, कोई और भी आया क्या? तुमने ये कॉफी किसके लिए रखी है? अरे रखी है नहीं, रखी थी, कब तो खाली है। ये सुनकर टीना के होश उड़ गए, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने वो कप वहां से उठाए और कांपते हुए हाथों से उन्हें वहां से लेकर किचन में चली गई। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, लाओ मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा देती हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ, मैं बस अभी तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। टीना और वृंदा बाहर सबके लिए कॉफी लेकर आए, तभी आयुष ने अपने बैग से कुछ बोतल्स निकाली। अरे यार, तुम लोग भी कितने बोरिंग हो। न्यू ईयर की पार्टी में कोई कॉफी पीता है क्या? असली चीज तो मेरे पास है। ये सब तुम ही पियो, हमारे लिए तो यही ठीक है। आयुष और साहिल बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और लड़कियां अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी। टीना ने सॉन्ग्स प्ले किए तो सब डांस करने लगे। तभी वृंदा के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई। हेलो, म्यूजिक बहुत लाउड है, आवाज नहीं आ रही। यार थोड़ी देर ये म्यूजिक बंद करो ना, कॉल आई है। अरे यार, इसे आज के दिन भी चैन नहीं है क्या? हम म्यूजिक बंद नहीं करने वाले, बाहर जाकर बात कर लो। हाँ ठीक है, मैं बालकनी में जाकर बात कर लेती हूँ। अरे यार नहीं, बालकनी में जाकर तुम बात नहीं कर सकती। अभी बाहर पेंट हुआ है ना, तो बालकनी में बहुत सारा सामान पड़ा है। तुम किचन में चली जाओ। वृंदा बात करने के लिए किचन में गई तो वहाँ पर भी उससे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी, तो वो बिना किसी को बोले छत पर बात करने के लिए चली गई। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी से बात कर लूंगी। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत देर से ऊपर ही हूँ। अगर नहीं गई तो सब बोलेंगे पार्टी में आई क्यों थी। वृंदा ऐसा बोलकर कॉल कट करने ही वाली थी कि तभी वो नीचे जाने के लिए छत के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ी। सामने ही मोक्ष द्वार था। वृंदा को लगा जैसे कोई उसे वहां से घूर कर देख रहा है। एक पल के लिए वृंदा मोक्ष द्वार के बारे में बिल्कुल ही भूल गई और ध्यान से नीचे की तरफ देखने लगी कि कौन उसे घूर रहा है। तभी उसने देखा कि मोक्ष द्वार के सामने एक औरत खड़ी है। उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना है। पहले तो वृंदा को लगा कि वो कोई आम औरत है, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, आंखों का मांस भी लटक कर नीचे आया हुआ था। वृंदा ने उसके पैरों की तरफ देखा तो वो उल्टी तरफ मुड़े हुए थे। वो बार बार अपनी गर्दन को घुमाते हुए वृंदा को ही देख रही थी। उसे देखकर वृंदा के होश उड़ गए और डर के मारे फोन उसके हाथ से नीचे गिर पड़ा। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। अरे क्या हो गया वृंदा, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? मैं हूँ। तुम तो इस तरह चिल्ला रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो।
टीना की बात सुनकर वृंदा और ज्यादा डर गई और बिना कुछ बोले वहां से सीधे नीचे चली गई। अरे इसे क्या हो गया? और ये क्या? ये तो वृंदा का ही फोन है। लगता है फिर से इसकी लड़ाई हो गई। टीना उसका फोन उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी रेलिंग के बीच के गैप से उसकी नजर बाहर चली गई और उसने भी वही देख लिया जो अभी अभी थोड़ी देर पहले वृंदा ने देखा था। वो समझ गई कि वृंदा बिना कुछ बोले वहां से क्यों चली गई, लेकिन डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए। मोक्ष द्वार के सामने खड़ी उस भयानक आत्मा ने टीना की ओर मुस्कुराकर देखा और वो अपनी हड्डियों को मरोड़ती हुई आगे की ओर बढ़ने लगी। वो नजारा इतना भयानक था कि टीना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हिम्मत करके वृंदा का फोन उठाया और आओ ताओ देखे बिना ही सीधे सीढ़ियों से भागती हुई नीचे गई और फ्लोर के गेट को लॉक कर दिया। वो बुरी तरह हाँफ रही थी। भरी सर्दी के मौसम में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अचानक वृंदा पर चिल्लाई, तुम जानती थी ना कि ऊपर क्या है, उसके बाद भी मुझे नहीं बताया और खुद भागते हुए नीचे आ गई। शेम ऑन यू। मुझे माफ कर दो टीना, मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, वरना मैं ऊपर जाती ही नहीं। अरे क्या हो गया? ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? वो सब मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी चेक करो कि कोई खिड़की या दरवाजा खुला तो नहीं है, और ये म्यूजिक बंद करके दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा लगाओ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दुर्गा चालीसा लगाता हूँ। साहिल तुम जाकर सारी खिड़कियाँ चेक कर लो। हाँ ठीक है। साहिल ने जाकर देखा तो सारी खिड़कियां बंद थी और फ्लोर का डोर भी टीना ने लॉक कर दिया था। आयुष बहुत देर तक दुर्गा चालीसा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्ले ही नहीं हुई। अरे क्या हुआ? तुम दुर्गा चालीसा क्यों नहीं चला रहे हो? अरे यार मैं तो बहुत देर से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्ले ही नहीं हो रही। सिर्फ यही नहीं, हनुमान चालीसा भी प्ले नहीं हो रही। मुझे यहाँ पर रहने आना ही नहीं चाहिए था। बहुत बुरी फंस गई मैं तो यहाँ पर आकर। देखो जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, और ना ही घर का कोई खिड़की या दरवाजा खुलेगा। घर में गंगा जल रखा है तो मैं घर में छिड़काव कर देती हूँ। अरे लेकिन कोई बताएगा कि हुआ क्या? प्लीज अभी मत पूछो। उन दोनों की हालत देखकर सब इतना तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अजीब जरूर हुआ है। टीना कमरे में गंगा जल की बोतल लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने बोतल खोली तभी अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और सारा गंगा जल वहीं पर बह गया। ओह नो, एक ही चीज थी बचाव के लिए, वो भी गिर गई। अब क्या करूं? वो रात तो टीना की उस घर में अच्छी तरह बीत गई। पूरी रात सब दोस्त साथ ही थे, बाकी सब तो आराम से सो गए, लेकिन टीना और वृंदा ने जो देखा उसके बाद वो दोनों सो ही नहीं पाई। सुबह हुई तो सबको कॉलेज जाना था। अरे टीना, तुम अभी तक कॉलेज जाने के लिए रेडी नहीं हुई? नहीं, मैं आज यहाँ से अपना सारा सामान लेकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगी, पैकिंग करूंगी। तुम बता रहे थे ना तुम्हारे बाजू वाला फ्लैट खाली हो गया है, तो वहीं पर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है। सब वहां से कॉलेज चले गए और टीना अपना सामान पैक करने लगी। पूरे दिन लगाकर उसने सारा सामान पैक किया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्दी हो गया। टीना अपना सामान पैक करके वहां से निकल ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से वही पायलों की छन छन सुनाई दी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नजरें पीछे घुमाती, वही औरत जिसे उसने और वृंदा ने कल रात देखा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी गर्दन को उसी तरह से घुमाने लगी और टीना को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। डर के मारे टीना अपने कदम पीछे लेने लगी, तभी टेबल से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर गई। नहीं 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 नहीं, आज तो टीना तुम्हारे बाजू वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी ना। अब तक तो उसने सारी पैकिंग कर ली होगी, तो चलो उसके घर चलते। वैसे भी उसने कहा था कि वो एक और रात भी उस घर में नहीं रुकेगी, तो चलो चलते हैं, शिफ्टिंग में उसकी मदद कर देंगे। हाँ लेकिन एक बार उससे कॉल करके पूछ तो लो, क्या पता अभी तक पैकिंग ना हुई हो। ठीक है, एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ। आयुष ने टीना को कॉल किया और टीना ने कॉल पिक नहीं की। उसने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन टीना ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ऐसा तो कभी नहीं होता कि इतनी बार कॉल करने के बाद भी टीना कॉल ना उठाए। एक बार उसके घर पर ही चलते हैं ना। अरे कॉल नहीं उठा रही है तो बिजी होगी ना,
और बार बार ऐसे किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है। कल कॉलेज आएगी तब बात कर लेना, और अगर उसे हेल्प चाहिए होगी तो वो खुद बोल देगी। या वृंदा इज राइट, वैसे भी अंधेरा हो गया, अपने घर ही चलते हैं। उन्हें लगा कि शायद टीना बिजी होगी, लेकिन वृंदा कहीं ना कहीं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, लेकिन फिर भी डर के मारे वो टीना के घर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए उसने बाकी सबको भी जाने के लिए मना कर दिया। अगले दिन सब कॉलेज आए, लेकिन टीना कॉलेज नहीं आई। अरे कल टीना ने कॉल भी रिसीव नहीं की और कॉल बैक भी नहीं की, और आज वो कॉलेज भी नहीं आई। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? हमें आज कॉलेज के बाद उसके घर चलकर देखना चाहिए। सब कॉलेज के बाहर टीना के घर जाने के लिए रेडी हुए, लेकिन वृंदा ने जाने के लिए मना कर दिया। यार तुम सब जाओ, आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओके। कनक, साहिल और आयुष टीना के घर पहुंचे। उन्होंने बहुत देर तक गेट नॉक किया, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला, तो उनको टीना की और ज्यादा चिंता हुई। यार कुछ तो गड़बड़ है, गेट अंदर से लॉक है, इसका मतलब टीना अंदर ही है, लेकिन वो गेट क्यों नहीं खोल रही? लैंडलॉर्ड के पास कॉल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चाबी से गेट खोलना पड़ेगा। इतना कहकर वो सब वहां से जाने लगे। तभी गेट अपने आप खुल गया। अरे अब अपने आप ये गेट कैसे खुल गया? लगता है जाम हो गया होगा, चलो ऊपर चलते हैं। वो तीनों ऊपर गए तो फर्स्ट फ्लोर का गेट खुला हुआ था। उन्होंने टीना को आवाज लगाई, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। टीना का सारा सामान तो यहीं पर है, इसका मतलब वो भी यहीं पर होगी, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? तभी उन सबको एक बड़ी ही अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे लगातार कोई दीवार में आवाज कर रहा हो। ठक ठक ठक। ये कैसी आवाज है, और ये आवाज आ कहां से रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, मुझे लग रहा है कि टीना किसी प्रॉब्लम में है, जल्दी से उसे ढूंढो। उन सब ने टीना को सब कमरों में ढूंढा, लेकिन वो किसी कमरे में नहीं मिली। तभी आयुष ने ध्यान से उस आवाज को सुना। वॉशरूम, हमने वॉशरूम में चेक नहीं किया। वो तीनों दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ गए, और जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। टीना बाथटब में उन सब की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और लगातार अपने सर को सामने की दीवार पर बार बार मार रही थी। पानी से भरा बाथटब पूरी तरह से उसके खून से लाल हो चुका था, और उसके बाद भी वो लगातार अपने सर को बार बार दीवार में मारे जा रही थी। ओह माय गॉड, टीना टीना! आयुष ने जैसे ही टीना को आवाज लगाई तो वो अचानक शांत हो गई। उसने अपने सर को दीवार में मारना बंद कर दिया। तभी फिर से आयुष ने उसे आवाज लगाई। टीना, आखिर ये क्या कर रही हो तुम? टीना टीना! इस बार आयुष की आवाज पर टीना पीछे मुड़ी तो उसकी हालत देखकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, सर का मांस बाहर को निकल कर आ चुका था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उन तीनों की आत्मा मानो उनके शरीर से निकल गई हो। आज से पहले उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक दृश्य नहीं देखा था। वो उठकर उन तीनों की ओर बढ़ने लगे। डर के मारे उन तीनों की सांसें तेज हो गई। तभी बाथटब से बाहर निकलते हुए टीना का पैर फिसला और वो बाथटब में ही गिर पड़ी। पकड़ो इसे और हॉस्पिटल लेकर चलो, इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये और थोड़ी देर यहाँ पर रही तो पता नहीं हम इसे बचा भी पाएंगे या नहीं। उसकी हालत देखकर तीनों बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उसे उठाया और जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए और उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। वो ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? ठीक तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसने खुद अपनी ऐसी हालत कैसे की। ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। और इसकी फैमिली कहाँ है? सर वो तो यहाँ नहीं रहते, हम सब लोग अपने मास्टर्स के लिए यहाँ पर आए हैं और फैमिली से अलग रहते हैं। अच्छा, लेकिन इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि इसे अकेले छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर इसने फिर से एक बार और ऐसा कर लिया तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम आज ही इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे सर। डॉक्टर वहां से चले गए और आयुष ने टीना के फोन से उसके घर पर फोन किया और उसके घर वालों को बताया कि टीना की तबीयत बहुत खराब है
ये सुनकर उसकी माँ और पिताजी उसी दिन बैंगलोर आ गए। कुछ दिन बाद टीना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। उसके मम्मी पापा उसे लेकर उसी घर में आ गए। वृंदा के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। घर में कुछ दिन बीते। टीना की माँ को उसका बर्ताव बहुत अजीब लगा। टीना कभी भी गुमसुम और सहमी सहमी सी नहीं रहती थी, लेकिन जब से उसके मम्मी पापा उसे अस्पताल से घर लेकर आए थे, वो किसी से कुछ बात ही नहीं कर रही थी। बस शाम होते ही अपनी बालकनी में बैठ जाती और मोक्ष द्वार को देखती रहती। उसकी ऐसी आदत उसके मम्मी पापा को भी बहुत अजीब लगी। मुझे मेरी बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे वो सामान्य बीमारी नहीं लगती। ऐसा लगता है मेरी बच्ची पर कोई ऊपरी साया है। देखिए तो कैसे शाम होते ही बाहर बैठकर बस मोक्ष द्वार की तरफ देखती रहती है। निर्मला, डॉक्टर ने बताया था कि उसके सर पर चोट लगी है, तो थोड़े दिन वो ऐसा बर्ताव करेगी। तुम औरतों को हर बात में ये भूत प्रेत और झाड़ फूक ही नजर आता है क्या? चलो अंदर चलकर सो जाओ। राकेश ने निर्मला की बात टाल दी। निर्मला ने टीना को बालकनी से उठाया और उसे उसके कमरे में सुला दिया और वो दोनों भी अपने कमरे में सोने चले गए। उनकी आंख लगे अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी निर्मला के मन में कुछ बेचैनी सी हुई। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। पता नहीं इतना अजीब क्यों लग रहा है आज मुझे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। टीना के कमरे में जाकर सोती हूँ। लगता है उसकी चिंता की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उसके पास जाकर लेटूंगी तो मन में सुकून रहेगा। निर्मला टीना के कमरे में जाने के लिए उठी, तभी उसे जोर से प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी की बोतल निकालने के लिए फ्रीज खोला तो उसे लगा कि कोई अभी अभी वहां से भागता हुआ टीना के कमरे की तरफ गया है। वह जल्दी से फ्रीज बंद करके टीना के कमरे की तरफ भागी, लेकिन टीना अपने कमरे में नहीं थी। टीना? इतनी रात को ये टीना कहाँ पर चली गई? निर्मला टीना को देखने के लिए कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे बालकनी से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वो भी एक बार को डर कर रह गई, लेकिन उसे लगा कि शायद टीना बालकनी में है, तो वो उसे देखने के लिए बालकनी की तरफ गई तो उसके होश उड़ गए। टीना बालकनी की रेलिंग पर चल रही थी और अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर अपनी हंसी को दबा रही थी। अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखकर निर्मला की रूह कांप गई। टीना, टीना बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? देखो बेटा, तुम नीचे गिर जाओगी। मेरा हाथ पकड़ो और नीचे आ जाओ। आप चाहती हो मैं नीचे आ जाऊं? इस रेलिंग से नीचे? हाँ बेटा, आओ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, नीचे आ जाओ। टीना ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने हाथ को अपनी माँ की तरफ बढ़ाया। ठीक है माँ। निर्मला ने टीना की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी टीना उसकी ओर देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई और अचानक से पीछे की तरफ मुड़ी और सीधे रेलिंग से नीचे कूद गई। टीना! निर्मला बहुत जोर से चिल्लाई और अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके चीखने की आवाज से राकेश की भी आंख खुल गई। क्या हुआ तुम्हें? अरे इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? कोई बुरा सपना देखा क्या? टीना, टीना। निर्मला हड़बड़ाती हुई उठी और सीधी टीना के कमरे की तरफ जाने लगी। उसकी हालत देखकर राकेश भी उसके पीछे पीछे टीना के कमरे में चला गया, लेकिन टीना कमरे में नहीं थी। ये देखकर निर्मला और ज्यादा घबरा गई। टीना, टीना, देखिए रजी कहाँ पर है मेरी बच्ची? वो जरूर किसी मुसीबत में है। शायद वॉशरूम में गई होगी, मैं देख कर आता हूँ। टीना के पापा जैसे ही उसके कमरे से बाहर की तरफ मुड़े, तभी बालकनी से किसी के हंसने की आवाज आई, जैसे कोई अपना चेहरा दबाकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज है। निर्मला बालकनी की तरफ भागी तो टीना उनकी ओर पीठ करके बालकनी में बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो वो वहां बैठकर कुछ खा रही हो।
टीना के पापा ने आगे जाकर देखा तो फर्श पर पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और टीना बड़े ही भयानक तरीके से हंसते हुए उस बिल्ली को खा रही थी। उसने बिल्ली को अपने पापा की तरफ बढ़ाया और अपने हाथों से अपना चेहरा दबाकर हंसने लगी। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसे देखकर उसके मम्मी पापा समझ चुके थे कि मामला अब उनके हाथ से निकल गया है और टीना किसी भयानक आत्मा की चपेट में आ चुकी है। टीना की मां ने देर ना करते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी कुछ देर में ही टीना वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। टीना के मम्मी पापा ने उसे उठाया और उसके बिस्तर पर लिटा दिया। टीना के पापा ने बालकनी का गेट ताले से लॉक कर दिया ताकि टीना अब उसे खोल ना सके। मैंने आपको कहा था कि हमारी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हमारी बच्ची पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर अभी भी हमने देर की तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। टीना के पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस रात टीना की मां ने पूरी रात उसके कमरे में बैठकर दुर्गा चालीसा का जाप किया। टीना की मम्मी दुर्गा मां की बहुत बड़ी भक्त थी और शायद इसीलिए इतना सब होने के बाद भी अब तक टीना जिंदा थी। लेकिन उसकी मां समझ चुकी थी कि अब उसकी जान को खतरा है। इसलिए अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने उसके दोस्तों को कॉल किया और जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से टीना की हालत ऐसी हो गई। लेकिन किसी से कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वृंदा के अलावा तो किसी को उस रात के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वृंदा इस डर के मारे कुछ बता नहीं रही थी कि कहीं वो आत्मा उसी पर ना हावी हो जाए। तभी थोड़ी देर बाद टीना की मां के फोन पर आयुष का कॉल आया। हेलो हेलो आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ, आप नीचे आ सकती हैं क्या? ठीक है बेटा। निर्मला नीचे गई तो आयुष अपनी बाइक पर था। उसने निर्मला को बाइक पर बैठने का इशारा किया। निर्मला बाइक पर बैठी और आयुष उन्हें अपने साथ मंदिर में ले गया। बेटा तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही वो जगह है जहाँ पर हम टीना के बारे में बात कर सकते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। देखिए आंटी, मैं सब कुछ तो जानता नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और ये सब कुछ न्यू ईयर की पार्टी वाली रात के बाद शुरू हुआ है। उस रात वृंदा कॉल पर बात करने के लिए छत पर गई थी और उसे बुलाने के लिए टीना उसके पीछे गई थी। लेकिन तभी वृंदा भागती हुई नीचे आई और डरी सहमी से एक कोने में बैठ गई। और थोड़ी देर बाद टीना भी नीचे आई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वृंदा पर चिल्लाने लगी कि जब तुम्हें पता है कि ऊपर वो है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी बात हमें समझ तो नहीं आई। हमने उससे पूछा भी, लेकिन उसने बताया नहीं। बात आई गई हो गई और हम भी भूल गए। लेकिन जब आपका फोन आया तो अचानक से मेरे दिमाग में वो बात आई। मैंने वृंदा से भी इस बारे में पूछा। वो पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे टीना की हालत के बारे में बताया तो उसने उस रात के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया। उस रात उन्होंने मोक्ष द्वार की एक भटकती आत्मा को देख लिया था। टीना के साथ पहले भी उस घर में ऐसे हादसे हुए थे, लेकिन हमने मजाक समझकर उन्हें टाल दिया। लेकिन जब वृंदा से मुझे सब कुछ पता चला तो मेरी रूह कांप गई। अगर किसी भटकती आत्मा का रूबरू सामना किसी इंसान से हो जाए तो वो उसे नहीं छोड़ती। टीना छत पर चली गई, इसीलिए वृंदा बच गई, वरना आज टीना के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब शायद वृंदा के साथ हो रहा होता। इसीलिए मैं आपको लेकर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जिस समस्या का समाधान कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अचानक पीछे से किसी ने ऐसा कहा तो वो दोनों डर गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो काले रंग के वस्त्र धारण किए एक तांत्रिक बाबा उनके पीछे खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। बच्ची परेशान है तुम्हारी, किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है उसके शरीर पर। हाँ बाबा, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से हमें हमारी बच्ची के अंदर हमारी बच्ची नजर ही नहीं आ रही। और कल रात जो हमने देखा उसके बाद तो हमें इस बात पर यकीन हो गया है कि मेरी बच्ची पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे घर आऊंगा और घर का मुआयना करूंगा। आज रात अंधेरा होते ही मैं आऊंगा, लेकिन
इस बात का अंदेशा अपनी बेटी को मत होने देना और ना ही घर में इस बारे में बात करना, वरना वो आत्मा सतर्क हो जाएगी। जी ठीक है बाबा। और तुम भी किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। जी ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आयुष ने निर्मला आंटी को बाइक पर बैठाया और उनके घर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही निर्मला घर पर आई तो टीना ने घूर कर उनकी तरफ देखा। कहाँ गई थी आप आयुष के साथ? आयुष? हाँ, आयुष के साथ। बेटा वो मुझे डॉक्टर के पास जाना था और यहाँ ऑटो मिल ही नहीं रहा था, इसलिए आयुष को फोन किया। कहाँ गई थी आप आयुष के साथ? आयुष? हाँ, आयुष के साथ। बेटा वो मुझे डॉक्टर के पास जाना था और यहाँ ऑटो मिल ही नहीं रहा था, इसलिए आयुष को फोन किया। उसके अंकल डॉक्टर है ना, तो वो वहीं पर ले गया था मुझे। टीना ने अपनी मॉम को कुछ अजीब तरीके से देखा और गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। रात हुई तो टीना अपने कमरे की खिड़की से लगातार बाहर की तरफ ही देख रही थी। उसके पापा ने बालकनी के डोर को लॉक कर दिया था, तो वो बाहर कहीं नहीं जा सकती थी। तभी थोड़ी देर बाद गेट पर नॉक हुई। गेट पर नॉक होते ही टीना अचानक से सचेत हो गई। वो उठकर अपने रूम से बाहर जाने लगी तो उसके रूम का दरवाजा ही नहीं खुला। उसकी माँ ने उसके गेट को बाहर से लॉक कर दिया था। किसने बंद किया इस दरवाजे को? खोलो इसे, मैंने कहा खोलो इसे। आ रही हूँ बेटा, बाहर से सफाई कर रही थी ना, तो धूल ना चली जाए इसलिए बंद कर दिया। खोलो इसे, कौन है बाहर? टीना अंदर से चिल्ला रही थी। तभी तांत्रिक बाबा ने उसके कमरे के बाहर ही एक सुरक्षा घेरा बना दिया। टीना की माँ ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और उसने जल्दबाजी में बिना देखे सीधे कमरे के बाहर कदम रख दिया और वो सुरक्षा घेरे में आकर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसके कदम सुरक्षा घेरे में पड़े, वैसे ही वो बुरी तरह से चीखने लगी। धोखा किया मेरे साथ। तुझे क्या लगता है कि ऐसा करके तू इसे मुझसे बचा लेगा? हट, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बातें सुनकर वहां पर खड़े उसके मम्मी पापा और आयुष के होश उड़ गए। ये मेरी बच्ची को क्या हो रहा है बाबा? चिंता मत कर, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। दूर हो जाओ सब यहाँ से, कोई इसके पास नहीं जाएगा। सब लोग वहां से दूर हो गए और पीछे की तरफ जाकर खड़े हो गए। तभी तांत्रिक बाबा ने वहां यज्ञ करना शुरू किया और मंत्रोच्चारण करते हुए टीना पर अभिमंत्रित जल का अभिषेक करने लगे। टीना बुरी तरह तड़पने लगी। माँ मुझे बचा लो माँ। माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी। माँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास आओ माँ। टीना के मुंह से ये बातें सुनकर उसकी माँ भावुक होने लगी और आगे बढ़ने लगी। भूल कर भी इसके पास आने की गलती मत करना, वरना ये किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या लगता है तुझे ये चालाकियां करके तू बचा लेगा इसे? तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगी मैं, वादा करती हूँ इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी ये बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई और टीना के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। नहीं, दरवाजा मत खोलना। लेकिन इससे पहले कि वो ये बात कहते, टीना की माँ ने दरवाजा खोल दिया और वो एक जोरदार झटके के साथ दूर जा गिरी। बाहर से इतनी तेज हवा का झोंका आया कि उसने सुरक्षा घेरे को पूरी तरह मिटा दिया। तभी तांत्रिक बाबा ने जल्दी से टीना पर अभिमंत्रित जल छिड़का और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो बहुत दिन बाद सबको सामान्य लगी। तांत्रिक बाबा को भी लगा कि वो अब ठीक हो चुकी है। अब तुम्हारी बच्ची के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। तुम्हारी बेटी अब हमेशा के लिए उस आत्मा से मुक्त हो चुकी है। ईश्वर सदा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तांत्रिक बाबा ने अपना झोला उठाया और वहां से चल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर से बाहर कदम रखा, वैसे ही टीना के चेहरे पर वही भयानक मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उसने किसी को इस बात की भनक नहीं होने दी। माँ,
मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और भूख भी लग रही है। खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ खाने को बना दो ना। टीना ने अपनी बातों से अपने घर वालों को भरमा दिया। आयुष भी अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी बाइक फिसलती फिसलती दूर पेड़ से जा लगी। भगवान का शुक्र था कि उसे कुछ नहीं हुआ। वो जैसे तैसे उठा और उसने कॉल करके साहिल को वहां पर बुलाया, तो साहिल उसे घर लेकर गया। तभी अगली शाम टीना की मां को उसके कमरे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपनी हड्डियां मरोड़ रहा हो। टीना की मां के मन में अब कोई ऐसी बात नहीं थी, तो वो सामान्य तरीके से दरवाजा खोलकर टीना के कमरे में झांकने लगी। लेकिन उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। टीना के हाथों पैरों की हड्डियां पूरी तरह मुड़ी हुई थी और गर्दन घूमकर उल्टी हो चुकी थी। वो अपने नाखूनों से कमरे की दीवार को बुरी तरह नोच रही थी। तभी नजरें घुमाकर वो अपनी मां को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराई। वो इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि डर के मारे उसकी मां का पूरा शरीर कांप गया। टिक 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 टिक। उसे देखकर उसकी मां ने दरवाजा बंद कर दिया। तभी वो दरवाजा खोलकर अपने हाथ पैरों पर चलती हुई बाहर आई। जो गलती तूने कल की थी, अगर वो आज की तो आज के बाद फिर कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी। अभी तो तेरे पास अमावस तक का समय है, लेकिन अगर कोई गलती की तो इतना समय भी नहीं बचेगा। टीना ने जैसे ही ये बातें बोली, तभी उसकी मां ने उस पर अपने हाथ में छिपाई हुई अभिमंत्रित विभूति छिड़क दी, जो तांत्रिक बाबा ने उसे मंदिर में दी थी। निर्मला ने जैसे ही टीना के शरीर पर विभूति छिड़की, उसी वक्त घर के पिछली तरफ खड़े तांत्रिक बाबा और आयुष घर के अंदर आ गए। लेकिन जब तक तांत्रिक बाबा ऊपर पहुंचे, उससे पहले ही टीना बेहोश होकर गिर पड़ी। नहीं, इस बार मैं उसे जाने नहीं दे सकता। वो आत्मा तांत्रिक बाबा को देखकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने पहले ही घर के बाहर घेरा बना दिया था, जिससे वो घर से बाहर ना निकल पाए और बाबा उसे कैद कर सके। तांत्रिक बाबा ने यज्ञ कुंड बनाया और अपने घर के सभी सदस्यों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन उन्होंने टीना को सुरक्षा घेरे से बाहर बिठा दिया। वो अपनी सूध में नहीं थी। सुरक्षा घेरे में यज्ञ कुंड बनाकर तांत्रिक बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उन्होंने निर्मला के हाथ में अपने कमंडल से एक कटोरी अभिमंत्रित जल दिया और निर्मला के हाथ पर एक कलावा बांध दिया। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे हाथ पर इस कलावे को बांधा है। ध्यान रखना कि ये तुम्हारे हाथ से खुलने ना पाए। जो जल मैंने तुम्हें दिया है उसे पूरे घर में छिड़क दो, लेकिन हाँ, इसे टीना के आसपास मत छिड़कना। इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना है और भूल कर भी टीना के पास भी मत जाना। उसके अलावा घर का एक भी कोना ऐसा ना बचने पाए जहां ये जल ना छिड़का हो। जी ठीक है बाबा। अपने हाथ पर बंधे कलावे का ध्यान रखना और आप दोनों में से कोई भी इस सुरक्षा घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। राकेश और आयुष ने हाँ में गर्दन हिलाई और निर्मला ने घर के हर कोने में अभिमंत्रित जल का छिड़काव करना शुरू किया। तांत्रिक बाबा तेज ध्वनि में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिससे उस भटकती हुई आत्मा को बहुत पीड़ा हो रही थी और वो जहां भी जा रही थी, अभिमंत्रित जल का स्पर्श पाते ही उसका पूरा शरीर जल रहा था। घर में सिर्फ एक अशुद्ध कोना वो था जहां तांत्रिक बाबा ने टीना को बिठाया था, क्योंकि केवल उसी जगह पर निर्मला ने अभिमंत्रित जल का छिड़काव नहीं किया था। ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे। वो भटकती आत्मा घर के अंदर रोक नहीं पा रही थी और तांत्रिक बाबा ने पहले ही घर के बाहर निकलने के उसके मार्ग को बंद कर दिया था। टीना ही उससे प्रवेश करने के लिए एक आखिरी मार्ग दिखा रही थी,
क्योंकि वही घर के सबसे अशुद्ध कोने में बैठी थी। उसने जैसे ही टीना के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही तांत्रिक बाबा का इशारा पाकर आयुष ने अपने हाथ में पकड़ी रस्सी को खींच दिया, जो एक आईने पर लगे पर्दे की रस्सी थी। आयुष ने जैसे ही रस्सी को खींचा, टीना के साथ उस आत्मा का प्रतिबिंब आईने में आ गया। उसने मंत्रों की ध्वनि से बचने के लिए आईने के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही तांत्रिक बाबा ने अभिमंत्रित विभूति को आईने पर फेंका और वो आईना वहीं टूटकर चकनाचूर हो गया। टीना बेसुध वहीं गिर पड़ी। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो टीना ने आंखें खोली। बाबा ने उसे रक्षा सूत्र बांधा और पूरे घर को शुद्ध कर दिया। तभी निर्मला ने तांत्रिक बाबा से एक सवाल किया। बाबा, आपको कैसे पता चला कि कल टीना उस आत्मा से मुक्त नहीं हुई थी? अगर आप आज यहाँ सही समय पर नहीं आते तो वो मेरी बेटी को ले जाती। जब कल मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा मोक्ष द्वार से एक काला साया उड़ता हुआ घर के अंदर समा गया। अचानक से कोई नई आत्मा इस तरह घर में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए मैं समझ गया कि ये वही आत्मा है और मैं इसका अंत ना कर दूं, इसलिए उसने मुझे भ्रम में डाल दिया। मैं इस घर के किसी सदस्य से इस बारे में बात नहीं कर सकता था, वरना वो सचेत हो जाती। इसलिए मैंने आयुष के साथ मिलकर यह सब किया और आयुष ने इसमें साहिल की मदद की। और जब सुबह टीना सो रही थी तब उसने घर में आकर इस आईने पर इस पर्दे को बांध दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची की जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सब तो ईश्वर की माया है। मैंने तुम्हारी बेटी को उस आत्मा से मुक्त जरूर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस मोक्ष द्वार से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर जन्मों जन्मांतर तक इसी तरह आत्माएं भटकती रहेंगी और आत्माएं हमेशा इंसानी शरीर की तलाश में रहती हैं। तुम्हारी बेटी के शरीर में एक बार एक भटकती हुई आत्मा प्रवेश कर चुकी है, इसलिए उसके शरीर में आत्माओं के प्रवेश करने का मार्ग खुल चुका है। इसलिए उसके लिए यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी मानो तो कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। उस रात घर वालों की सलामती के लिए तांत्रिक बाबा वहीं रुक गए। अगली सुबह होते ही तांत्रिक बाबा के साथ साथ आयुष, टीना और उसके घर वाले भी उस घर को खाली करके चले गए। टीना ने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक उसके घर वाले उसके साथ ही रहे। और जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई वो फिर कभी बैंगलोर लौटकर नहीं आई। आज तक वो मोक्ष द्वार टीना के दिमाग में घूमता रहता है और जब भी उसे वो रातें याद आती हैं तो सब कुछ ठीक होने के बाद आज भी उन यादों से उसकी आत्मा सिहर उठती है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक हॉरर वीडियो आपको सही समय पर मिल जाए।